हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल्स, पहले हेडिंग दे दीजिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्लियर है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग बहुत आसानी से पढ़ेंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ते हैं। एक तरफ लिख लीजिए मेटल्स और दूसरे साइड लिख लीजिए नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, मेटल्स नॉन मेटल्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कौन सा एलिमेंट जो है हमारा मेटल्स है और कौन सा एलिमेंट जो है हमारा नॉन मेटल्स है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो नंबर 1 पॉइंट्स विच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल या आप इसको कह सकते हैं वैलेंस शेल भी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मेटल्स। एग्जाम्पल ले लीजिए सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका क्या हो जाएगा 281। तो लास्ट ऑर्बिट में आउटर मोस्ट शेल में कितना आया, 1 आया, तो ये क्या है, हमारा मेटल है। नेक्स्ट पॉइंट ले लें हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए एल्यूमिनियम का। इसका कितना होता है, 13 होता है। इसका कितना हो जाएगा 283, कितना आया 3, तो क्या है, ये मेटल है। कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम का होता है 20, इसका हो जाएगा 2882, क्या आया 2, तो ये क्या है, हमारा मेटल है। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत। तो किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में या फिर आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 आते हैं, 2 आते हैं और 3 आते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मेटल्स कहलाएगा। तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन लिख लीजिए। एक्सेप्ट, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आता है, तो एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा मेरा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 होता है, लेकिन फिर भी ये हमारा क्या कहलाता है, नॉन मेटल। नॉन मेटल, क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत। चलिए अब हम नॉन मेटल में आ जाते हैं। which have 4 5 6 7 electrons in outermost shell या वैलेंस शेल। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जिसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 आते हैं, 2 आते हैं और 3 आते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मेटल्स। लेकिन अगर 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में ज़्यादातर हमारा क्या है, मेटल्स है। जैसे आप 1-2 ग्रुप में जाइए, पूरा मेटल। लैंथोनाइड एक्टोनाइड वाला ग्रुप पूरा मेटल। डी ब्लॉक पूरा मेटल। और जो नॉन मेटल्स आते हैं वो 14 15 16 17 ग्रुप में जनरली होते हैं। तो हम नॉन मेटल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप ले लीजिए कार्बन। कार्बन का होता है 4, तो इसका हो जाएगा कार्बन का होता है 6। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 2 4। तो लास्ट ऑर्बिट में कितना आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 आया। क्लियर है पॉइंट, तो 4 आया तो मेरा ये नॉन मेटल है। आप ले लीजिए नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का क्या होता है 7, ये हो जाएगा 2 5, क्या हुआ, नॉन मेटल। आप ले लीजिए एग्जाम्पल ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का होता है 8, इसका हो जाएगा 2 6, लास्ट ऑर्बिट में 6। क्लियर है, कोई दिक्कत। इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है भाई, तो एक्सेप्शन में क्या है, हाइड्रोजन कितना होता है 1, लेकिन 1 है तो ये नॉन मेटल है। अभी हम लोग पढ़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 1 होता है
2 होता है, 3 होता है, तो वो मेटल कहलाता है। हाइड्रोजन के साथ तो 1 है, लेकिन फिर भी ये हमारा नॉन मेटल है। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स का फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या है इसका? फिजिकल स्टेट क्लियर है पॉइंट? तो फिजिकल स्टेट में सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या? मेटल्स आर जनरली सॉलिड। क्लियर है? मेटल्स जो होता है वो जनरली क्या पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। क्यों सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है? क्योंकि दो मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, और मेटालिक बॉन्ड जो होता है हमारा स्ट्रांग होता है, जिस वजह से हमारा जो मेटल्स है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें भी हमारा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में हम लोग ले लेंगे, एक्सेप्शन है हमारा मरकरी। मरकरी ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट है हमारा गैलियम एंड ये तो हमारा क्लियर हो गया। फिजिकल स्टेट जो मेटल्स का है वो है मेटल्स आर जनरली सॉलिड, तो उसमें भी एक्सेप्शन आ गया हमारा मरकरी। मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और गैलियम। अब हम आते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स जो आप लोग नॉन मेटल्स जो होता है ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। गैसियस फॉर्म में भी होता है, गैसेस फॉर्म में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, और सॉलिड्स में भी होता है। क्लियर है? गैस नॉन मेटल जो होता है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। गैस में जो हमारा होता है जनरली O2, N2, Cl2, ये हमारा गैस फॉर्म में हो गया। लिक्विड फॉर्म में जो हमारा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्वेश्चन पूछता है विच नॉन मेटल एग्जिस्ट एट लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। और जो मेटल होता है जैसे कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब जो होता है हमारा, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो नॉन मेटल गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ 11 मेटल है, 11 नॉन मेटल है जो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड ओनली 1, और बाकी जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 2, ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 2। क्लियर है? हम लोग पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, मेटल्स हैव लस्टर। लस्टर मतलब क्या हुआ? लस्टर का मतलब हुआ शाइनी। शाइनी। अगर आप मेटल्स को पॉलिश कर दीजिए, तो ये एकदम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। क्लियर है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो पहले क्या होता था ना कि हम लोग इतना जानते नहीं थे, तो हम लोग कैसे पता करते थे मेटल? पहले के साइंटिस्ट लोग जो मेटल्स और नॉन मेटल में कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे? जो चमकती थी चीज़, चमक रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, तो कहते थे ये मेटल है, और जो नहीं चमक रही है तो वो हमारा नॉन मेटल कहलाता था। लेकिन यहाँ पर भी हमारा एक एक्सेप्शन है, हमारा। क्लियर है? तो देखिए मेटल्स हैव लस्टर। अब जनरली आपको अगर नॉर्मली 2 मेटल दिया गया है, कुछ भी दिया गया, रैंडमली कोई मेटल दिया गया है, कोई मेटल है या नॉन मेटल है, हमको नहीं पता, लेकिन अगर हम उसको नाम उसका नहीं पता है कि क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि वो चमक रहा है। अगर वो चमक रहा है, उसमें शाइनिंग अपीयरेंस है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, कहते हैं कि वो मेटल है। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत? तो एक्सेप्ट में हमारा आता है लीड। इसका अपीयरेंस क्या होता है? डल अपीयरेंस होता है, बिल्कुल चमकता नहीं है, ये डल अपीयरेंस। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आते हैं नॉन मेटल में।
पॉइंट नंबर 3 है ये। नॉन मेटल आर नॉन मेटल्स आर डल। नॉन मेटल्स आर डल। नॉन मेटल्स क्या होता है हमारा? डल होता है, बिल्कुल चमकता नहीं है, वो डल रहता है। तो यहाँ पर भी हमारा एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन लिख लीजिए। एक्सेप्शन याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है एक्सेप्शन याद रखना। क्लियर है पॉइंट? तो एक्सेप्शन में जो हमारा आता है वो हमारा आता है आयोडीन, आयोडीन, डायमंड एंड ग्राफाइट। ग्राफाइट डायमंड चमकता है क्योंकि वो अपने स्ट्रक्चर की वजह कर, ये आगे जाके आप लोग पढ़िएगा। बस ये फॉर्म ऑफ कार्बन है। डायमंड क्या है? फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का बना हुआ रहता है। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत? तो यहाँ तक हम लोग जान गए कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, फिजिकल स्टेट जो होता है मेटल्स का, वो हम लोग पहला पढ़े कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड। उसमें भी कुछ एक्सेप्शन पढ़े, मरकरी जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। सॉलिड क्यों होता है ये भी आप लोग जान गए कि उसमें जो होता है सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि वो दो मेटल के बीच में हमारा जो फोर्स पाया जाता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है या मेटालिक फोर्स होता है, जिस वजह से मेटल्स जो होता है हमारा सॉलिड होता है। और नॉन मेटल्स जो हमारा होता है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। लिक्विड में जो हमारा एग्जिस्ट करता है ब्रोमीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नॉन मेटल जो के बीच में जो फोर्स पाया जाता है उसका नाम है वीक वंडरवॉल फोर्स। वीक वंडरवॉल फोर्स, नाम ही वीक रखा गया, तो हम लोग इससे क्लियर करेंगे कि उसके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानेंगे हार्डनेस के बारे में, मेटल्स का नंबर 4 पॉइंट, हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस के बारे में तो मेटल्स क्या होता है? मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड। हार्ड क्यों होता है? क्योंकि इसमें दो मेटल्स जो है बहुत नज़दीक नज़दीक रहते हैं, बहुत करीब करीब रहते हैं और मेटालिक बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। इसीलिए वो जितना एलिमेंट एक दूसरे के करीब होगा और इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधा हुआ होगा, वो सब्सटेंस क्या हो जाता है हमारा? हार्ड हो जाता है। इसीलिए मेटल्स आर जनरली हार्ड। इसमें भी हमारा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मरकरी, गैलियम, गैलियम। नेक्स्ट है हमारा सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों जो है ये सॉफ्ट मेटल है। क्या है? सॉफ्ट मेटल। कहते हैं इतना सॉफ्ट होता है कि दे कैन कट विथ नाइफ। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नॉन मेटल्स में। नंबर 4 पॉइंट है नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। इसमें भी एक्सेप्शन आएगा। मेटल्स में एक्सेप्शन है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। उसमें एक्सेप्शन है मरकरी, गैलियम, सोडियम एंड पोटेशियम। मरकरी, गैलियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम ये सॉफ्ट मेटल कहलाता है। ये सॉफ्ट मेटल कहलाता है, इसलिए इसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल एक्सेप्शन आ जाएगा हमारा नॉन मेटल्स का हमारा एक्सेप्शन आ जाएगा डायमंड। एक्सेप्शन जो नॉन मेटल्स का आएगा हमारा डायमंड। डायमंड जो होता है वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसीलिए ये एक्सेप्शन में आ गया। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, फिफ्थ पॉइंट में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानते हैं हम लोग। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का क्या होता है, जनरली मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हमारा हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। क्यों? क्योंकि मेटल जो है हार्ड जितना भी सॉलिड सब्सटेंस होगा, जितना ज़्यादा सॉलिड होगा उसको मेल्ट करने में उतना ज़्यादा टाइम लगता है, उसको एवापोरेट होने में उतना ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन में हमारा आ जाएगा मरकरी। एक्सेप्शन में हमारा क्या आ जाएगा? मरकरी, क्योंकि आप लोग पढ़ ही लिए ऊपर में कि मरकरी जो है हमारा लिक्विड होता है, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और नॉन मेटल्स में हमारा क्या हो जाएगा? नॉन मेटल्स में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत? इसमें भी एक्सेप्शन आ जाता है हमारा, इसमें भी एक्सेप्शन आ जाएगा हमारा सिलिकॉन, बोरोन एंड कार्बन। सिलिकॉन, बोरोन एंड कार्बन। तो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होती है? क्योंकि दो नॉन मेटल्स के बीच में जो फोर्स पाया जाता है वो वीक वंडरवॉल फोर्स होता है। वीक वंडरवॉल फोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि वीक है, तो वीक वंडरवॉल फोर्स है, तो वो फोर्स वो आसानी से तोड़ देगा और उसकी वो आसानी से मेल्ट कर जाएगा। तो इसीलिए नॉन मेटल्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है कम होती है, और मेटल्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्ड होता है या मेटालिक फोर्स कह लीजिए, और इसमें वंडरवॉल फोर्स होता है या वीक वंडरवॉल फोर्स होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, लिख लीजिए। चलिए पॉइंट नंबर 6 में हम लोग जानते हैं डेंसिटी के बारे में। कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 6 में हम लोग जानेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी तो आप लोग को पता है क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है डेंसिटी में। तो डेंसिटी क्या होगी मेटल्स की? ऑफ कोर्स है वो हार्ड है, तो सब दो मेटल्स बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, मतलब कि एक दूसरे से जकड़ा हुआ है, तो एक दो मेटल्स बहुत ज़्यादा करीब आते हैं, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। एग्जाम्पल में आप आ जाइए, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। एक्सेप्शन में आ जाएंगे हम लोग। एक्सेप्शन तो आप लोग ऊपर में पढ़े ही हो, हम लोग कह रहे हैं कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, लेकिन अभी सॉफ्ट मेटल के बारे में बताएं आप। सोडियम और पोटेशियम जो होता है हमारा सॉफ्ट मेटल होता है, जिसको हम लोग नाइफ से भी कट कर सकते हैं, तो क्या होगा? उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी। तो सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम की डेंसिटी क्या होगी? लो होगी। तो एक्सेप्शन याद रखिएगा। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में हम लोग आते हैं, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, लो डेंसिटी। एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा? बताइए एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा? अभी हम लोग पढ़े हैं मेटल्स जो होता है सॉफ्ट होता है, और ऐसा कौन सा नॉन मेटल्स है जो मेरा हार्ड था? तो वो आता है डायमंड। पढ़े ना आगे हम लोग, डायमंड हार्ड था, तो इसकी डेंसिटी भी
ज़्यादा होगी। तो एक्सेप्शन अच्छे से याद रखिएगा। हम लोग जाने मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के बारे में हम लोग जान गए कि सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट मेटल होता है। सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है दे कैन कट विथ नाइफ, तो इसलिए इसकी डेंसिटी जो होती है बहुत कम होती है। और नॉन मेटल्स की डेंसिटी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। नॉन मेटल्स की डेंसिटी जो हमारी होती है बहुत कम होती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है डायमंड, जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 जो हमारा आ जाएगा वो हमारा होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी कोई दिक्कत? डक्टिलिटी आप लोग पढ़े हुए होंगे क्लास 8 में, द मेटल विच कैन ड्रॉ इनटू थिन वायर। जो भी मेटल्स जो होते हैं वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई मेटल को आप बीट कर रहे हो, वायर बना रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं टूटता है, जितना लंबा वायर ले जाओ आप, तो उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। क्लियर है पॉइंट? कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर, डक्टिलिटी कहते हैं किसी भी मेटल्स को हम लोग बीट करके उसको एक थीन वायर बना रहे हैं। क्लियर है? थीन वायर है। कैन बी ड्रॉ इनटू थीन वायर, कोई दिक्कत? तो इसका एग्जाम्पल आप लोग जानते ही हैं। एग्जाम्पल है हमारा गोल्ड। गोल्ड जो होता है मोस्ट डक्टाइल, सिल्वर, टंगस्टन वायर जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग वायर, इतना लंबा वायर बनता है कि वो मतलब कि फिर इनविजिबल हो जाता है, हम लोग को दिखता भी नहीं है, कि वो लगता है कि वायर नहीं है लेकिन वो वायर बना हुआ होता है। तो टंगस्टन भी डक्टाइल नेचर का है क्योंकि ये मेटल है। तो डक्टिलिटी में हम लोग जानेंगे कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर। एग्जांपल हो गया गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन। गोल्ड के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। आप 1 ग्राम अगर गोल्ड लेते हो तो ये 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर आप बना सकते हो इससे। इतनी डक्टाइल प्रॉपर्टी है गोल्ड की। दिक्कत? चलिए अब हम लोग इसमें आ जाते हैं। तो डक्टिलिटी में हम लोग आ गए कि मेटल्स कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर। एग्जाम्पल हो गया गोल्ड, मोस्ट डक्टाइल, सिल्वर एंड टंगस्टन। कोई दिक्कत? इनविजिबल वायर, टंगस्टन से जो वायर इतना ये हो जाता है कि वो इनविजिबल हो जाता है, इनविजिबल वायर। चलिए अब हम लोग आते हैं इसका 7 पॉइंट में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट में आ जाते हैं। नन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नन मेटल्स को आप बनाना चाहोगे तो वो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, डक्टाइल। कोई दिक्कत? डेंसिटी के बारे में पढ़े। मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, नन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम दो ऐसा मेटल्स है जिसकी डेंसिटी कम होती है। नॉन मेटल्स में हम लोग पढ़े कि डेंसिटी बहुत कम होती है, लेकिन डायमंड एक ऐसा है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम लोग पढ़े मेटल्स की डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या है। तो डक्टाइल कहते हैं कि आप मेटल्स को बीट करके एक लंबा वायर बना रहे हैं, और वो लंबा वायर बनेगा, टूटेगा भी नहीं। तो जी कहते हैं कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर। गोल्ड मोस्ट डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, सिल्वर एंड टंगस्टन। टंगस्टन भी आप देखोगे कि इतना वो लॉन्ग जाता है, इतना लंबा बनता है कि वो फिर मतलब कि हम लोग को इनविजिबल हो जाता है, दिखता भी नहीं है। और अगर आप 1 ग्राम गोल्ड थोड़ा सा 1 ग्राम अगर गोल्ड ले रहे हो, 2 किलोमीटर लंबा वायर आप उससे बना सकते हो। क्लियर है पॉइंट? नन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नन मेटल की ये प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप कोई भी नन मेटल को लेकर के ऐसा काम करोगे तो वो ब्रेक कर जाएगा, बनेगा नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर?
चलिए, तो यहाँ हमारे डेंसिटी और डक्टाइल की बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है पॉइंट नंबर 8, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी क्या कहते हैं? किसी भी मेटल को बीट कर करके उसको एक थिन शीट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? थिन शीट। अभी हम लोग डक्टिलिटी प्रॉपर्टी करते हैं कि उसको हम एक थिन वायर बना रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को डक्टाइल नेचर का कहते हैं। लेकिन अगर उसको हम एक शीट के फॉर्म में दे रहे हैं, एक शीट फॉर्म बना रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मैलिएबल। मेटल्स हैव मैलिएबिलिटी क्लियर हो गया आप लोग को? उसको लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, लिखवा दें। दैट कैन बी beaten into thin sheet, thin sheet। मैलिएबल कहते हैं कि उसको हम लोग बीट करके एक थिन शीट के फॉर्म में बनाते हैं, तो उसको हम लोग मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्यूमिनियम। आप लोग देखे होंगे एल्यूमिनियम फॉयल, सिल्वर, गोल्ड, थिन शीट फॉर्म में आता ही है डेली यूज में हमारे। एक्सेप्शन में हमारा आ जाएगा, एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एक्सेप्शन में जो हमारा आ जाएगा वो आएगा सोडियम, पोटेशियम, मरकरी एंड जिंक। क्लियर है? जिंक भी मेटल है, लेकिन ये शीट फॉर्म नहीं करता है। ये हम लोग आगे जानेंगे क्यों नहीं फॉर्म करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? पॉइंट नंबर 8, नन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। नॉट मैलिएबल, कोई दिक्कत? मेटल्स जो होता है वो हमारा मैलिएबल होता है। मैलिएबल होता क्या है? मैलिएबल जो होता है, एक मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है? मेटल्स को जब हम लोग बीट करते हैं तो वो एक शीट का फॉर्म ले लेता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग मैलिएबिलिटी कहते हैं। और एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर, गोल्ड। एक्सेप्शन जो है वो हमारा है सोडियम। सोडियम तो आप लोग जाने हो कि वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो शीट फॉर्म नहीं कर पाएगा। सोडियम एंड पोटेशियम, मरकरी लिक्विड होता है, और जिंक क्यों होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं नंबर 9, ब्रिटलनेस। ये क्या होता है? ये भी आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे। ब्रिटलनेस क्या होता है कि अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई किए तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। हम उसको जैसे अभी हम लोग थिन शीट बनाने के लिए बीट कर रहे हैं तो वो थिन शीट के फॉर्म में एग्जिस्ट बन जा रहा है, या फिर हम उसको एक थिन वायर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कोई मेटल वायर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं, और शीट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो मैलिएबल कहलाता है। तो अब हम लोग को ब्रिटलनेस, अगर हम इसे फोर्स लगाएं तो वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। On applying force, it break. Metals are hard. Metals are hard, but not brittle. क्लियर है? मेटल्स जो होता है हमारा हार्ड होता है, लेकिन वो ब्रिटल नहीं होता है। आप जब उस पर फोर्स लगाओगे तो वो ब्रेक नहीं करता है। क्लियर है पॉइंट?
लेकिन इसमें एक मेरा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मेरा क्या है, जिंक। क्या है, जिंक। जिंक पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये टूट जाता है, इसीलिए जिंक जो हमारा ब्रिटल है। क्लियर है पॉइंट। तो ब्रिटलनेस क्या होती है, ब्रिटलनेस कहते हैं कि अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई किए तो वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। तो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग ब्रिटलनेस कहते हैं। लेकिन मेटल जो होता है हमारा हार्ड होता ज़रूर है, लेकिन उस पर जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक नहीं करता है, इसीलिए मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। एक्सेप्शन में आता है हमारा जिंक। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत। पॉइंट नंबर 9, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। क्लियर है, नॉन मेटल जो होता है हमारा ब्रिटल होता है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए ग्राफाइट, और भी बहुत सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ग्राफाइट। लेकिन कौन सा ब्रिटल नहीं होगा, जो लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। कौन सा ब्रिटल नहीं होगा, जो लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। वैसा नॉन मेटल जो लिक्विड होगा अगर रूम टेम्परेचर पे, तो वो हमारा ब्रिटल नहीं होगा। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। मेटल्स हार्ड होते हैं, लोग हमेशा कहते हैं जो चीज़ हार्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, तो लेकिन मेटल भी हार्ड होता है, लेकिन ये ब्रिटल नहीं है। तो इसमें एक्सेप्शन है जिंक। जिंक जो होता है ये हमारा मेटल है। अभी आपको हम ऊपर पढ़ाए थे कि जिंक जो होता है मेटल है, लेकिन वो थिन शीट फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता है। तो जिंक को जब हम लोग बीट करते हैं तो वो ब्रेक कर जाता है, इसीलिए जिंक जो आता है हमारा ब्रिटल में आता है, ये एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स जो होता है ये ब्रिटल होता है, जितना भी नॉन मेटल्स होता है सब ब्रिटल होता है, ब्रेक कर जाता है। नॉन मेटल्स हमारा जितना भी होता है वो सारा मेरा क्या होता है, ब्रिटल होता है। ग्राफाइट या बहुत सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सब सारा नॉन मेटल ब्रिटल ही होता है। लेकिन वैसा नॉन मेटल ब्रिटल नहीं होगा जो लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। कोई दिक्कत यहाँ तक। सॉरी, लिक्विड नहीं, गैसेज होगा रूम टेम्परेचर पे। तो देखिए ब्रिटल जो होता है हमारा, ब्रिटल वैसी प्रॉपर्टी करते हैं, कहते हैं जब हम लोग उसे फोर्स अप्लाई किए तो वो टूट जाए, तो टूट जाए। तो मेटल्स जो होता है वो हार्ड होता ज़रूर है, लेकिन वो ब्रिटल नहीं होता है। इसमें एक्सेप्शन है हमारा जिंक। नॉन मेटल्स जो होता है हमारा ब्रिटल होता है, एग्जाम्पल है ग्राफाइट। लेकिन गैस, अगर कोई भी नॉन मेटल गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट है तो वो हमारा ब्रिटल नहीं हो सकता है। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 10, metals are good conductor of heat and electricity heat and electricity। metals are good conductor of heat and electricity। क्यों metals are good conductor of heat and electricity? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए मेटल्स का इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना ज़रूरी है, और वो मेटल्स में पाया जाता है। क्लियर है पॉइंट, मेटल्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एग्जाम्पल में टंगस्टन, टंगस्टन। क्लियर है पॉइंट। टंगस्टन का क्या होता है, टंगस्टन वायर हैव हाई रेसिस्टेंस, कोई दिक्कत यहां तक। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आप जान गए। अब क्यों है तो ये भी आप जान गए, क्योंकि मेटल्स में
फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह कर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कोई भी मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इजीली मूव करते रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसीलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर bad conductor of heat and electricity। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ आयन। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स पे कैसे आयन डेवलप करेंगे, कौन से आयन्स रहेंगे, और नॉन मेटल पे कैसे आयन्स रहते हैं। आयन्स हमारा दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो कौन सा मेटल्स पे पाए जाते हैं और कौन से नॉन मेटल से पाए जाते हैं, ये हम लोग जानेंगे अब। टाइप्स ऑफ आयन, टाइप्स ऑफ आयन के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ आयन 11 पॉइंट लिख लीजिएगा इसको। टाइप्स ऑफ आयन, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम का हम लोग लिए थे, एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है, इसका होता है 281। क्लियर है? आयन्स क्यों डेवलप करता है? देखिए सोडियम का जो है 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सोडियम कैसा चाहेगा होना? सोडियम चाहेगा कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट रूल तो आप लोग जानते होंगे कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो वो 8 हो। तो वो 8 करने के लिए क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस कर देता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो इसका क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर करके, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर करके सोडियम 1+ बन जाता है। कोई दिक्कत? या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सोडियम जो होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके सोडियम इस तरीके से बन जाता है। कोई दिक्कत? अब आप कैल्शियम ले लीजिए। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 20 होता है, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। ठीक है? तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस कर देगा। तो कैल्शियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर करके कैल्शियम +2 बन जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? तो इससे हम लोग को क्या पता चला, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसीलिए मेटल्स जो होता है हमारा वो कटायन के फॉर्म में होता है। मेटल्स जो होता है, मेटल्स जो होते हैं हमारा वो होता है कटायन। कोई दिक्कत? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों हुआ, आप यहाँ पर देख लीजिए एग्जांपल। सोडियम का हम लोग लिए, एटॉमिक नंबर 11 होता है 281। सोडियम चाहेगा कि हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए, मतलब कि लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो 8 रहे। लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या रहे, 8 रहे। तो वो क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस कर देता है। 1 इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करता है तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके सोडियम आयंस में बन जाता है और इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस में बन जाता है। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। अब नॉन मेटल में आ जाते हैं हम लोग। नॉन मेटल जो हमारा होता है वो हमारा अनायन के फॉर्म में होता है। क्लियर है? अब नॉन मेटल का हम एग्जाम्पल ले लें। क्या ले लें हम,
ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन का क्या होता है 8, क्या हो जाएगा 2 6। ये क्या चाहेगा कि मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। कोई भी एलिमेंट वो क्या चाहता है कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए। तो ये 8 करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर करके ये ऑक्सीजन 2 माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप एग्जाम्पल नेक्स्ट ले लीजिए, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। आप लोग को पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मेरा कितना होता है 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा मेरा 2 8 और 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है। ये क्या चाहेगा कि मेरा 8 हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ये क्या करता है क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर करके ये बन जाता है क्लोरीन आयंस। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। क्लियर है पॉइंट? मेटल्स जो होता है हमारा वो कटायन, यानी कि कोई भी आपको अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है किसी भी एलिमेंट के ऊपर में अगर कटायन का फॉर्म है तो आप उसको जनरली मेटल्स कहिएगा, और अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर में अनायन का फॉर्म है तो उसको हम लोग नॉन मेटल्स कहेंगे। तो मेटल्स जो होता है वो कटायन कैसे बन जाता है आपको देख लिए सारा। मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं और इलेक्ट्रो डोनर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहते हैं। नॉन मेटल जो होता है हमारा अनायन होता है। अनायन क्यों होता है ये मैंने दिखा दिया आपको एग्जाम्पल दे करके। नॉन मेटल जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एंड इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत? अब आपको 2 एलिमेंट कहीं पर भी दिया गया है, मान लिया कि मैग्नीशियम दिया गया है, तो मैग्नीशियम जो होता है क्या होता है 2+ होता है, और कहीं पर आपको मान लिया कि ऑक्सीजन दिया हुआ, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये दोनों दिया गया, तो आप इसको कैसे पहचान लोगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है? तो इस पर देखना है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रो निगेटिव है, तो इससे हम लोग मेटल नॉन मेटल क्लियर कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आ जाएंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड। 12 शायद, नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड मतलब क्या हुआ कि मेटल से जो ऑक्साइड बनेगा उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा। यही हम लोग जानेंगे कि नॉन मेटल से मेटल से जो ऑक्साइड बनेगा वो हमारा कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा। जैसे हम लोग सोडियम ले लीजिए, सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत? सोडियम ऑक्साइड सही है, सोडियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैग्नीशियम। ले लीजिए आप, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से कर लीजिए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट आप ले लीजिए एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये हमारा जो ऑक्साइड बना, मेटल से जो ऑक्साइड बना, इसका नेचर क्या है ये जानेंगे हम लोग। इसका नेचर हम लोग क्या जानते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। कोई दिक्कत?
मतलब क्या हुआ, कोई भी मेटल का अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, जाहिर सी बात है मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो क्वेश्चन ने पूछता है कि जो ये ऑक्साइड बना है इसका नेचर क्या है। तो मेटल से जब भी ऑक्साइड बनेगा तो उसका नेचर क्या होगा, हमारा बेसिक। याद रखिएगा, क्या होगा, नेचर बेसिक होगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। मेटल ऑक्साइड which is acidic in nature, एसिडिक इन नेचर। कौन सा मेटल होगा जो एसिडिक इन नेचर होगा, तो हो जाएगा Cr2O3 एंड Mn2O7। ये दो ऑक्साइड है मेटल्स का जो हमारा एसिडिक फॉर्म में, एसिडिक नेचर में रहता है। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखिए मेटल्स हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा। तो किसी भी मेटल्स को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। तो ये मेटल ऑक्साइड जो है हमारा किस नेचर का है, एसिडिक है, बेसिक है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये मेटल है, मेटल है तो ये बेसिक नेचर होगा। मेटल ऑक्साइड है तो ये बेसिक नेचर होगा। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन है, Cr2O3 Mn2O7, ये दो ऐसा है जो बेसिक नेचर का नहीं पाया जाता है, एसिडिक नेचर का पाया जाता है। कोई दिक्कत? यहां पर एक और आप पढ़े होंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये क्या होता है, ये क्या होता है बताइए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? कोई भी ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड का, कोई मेटल ऑक्साइड का नेचर अगर एसिडिक भी है, बेसिक भी है, तो वो कहलाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, एंड बेसिक नेचर, both acidic and basic nature, both acidic and basic nature is known as amphoteric oxide। अल्युमिनियम एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, अल्यूमिनियम Pb, यहाँ आप लोग को दिख रहा है Pb एंड जिंक, यही तीन मेटल ऐसा है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाने का टेंडेंसी रखता है। मतलब क्या हुआ कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि मेटल की ऑक्साइड कैसी होगी। मेटल की ऑक्साइड जो होगी वो हमारी बेसिक नेचर की होगी। जनरली मेटल की ऑक्साइड जो होगी बेसिक नेचर की होगी। लेकिन दो ऐसा है, क्रोमियम और मैग्नीज, जिसकी ऑक्साइड जो होती है हमारी वो एसिडिक नेचर की होती है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग जानते हैं, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वैसा ऑक्साइड जो होता है जिसमें एसिडिक नेचर ही पाया जाता है और बेसिक नेचर ही पाया जाता है। तो उसमें सिर्फ तीन ही एलिमेंट है, तीन ही मेटल है, वो है एल्यूमिनियम, लीड एंड जिंक। याद रखिएगा पॉइंट अच्छे से। अब हम लोग आ जाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड में। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड नेचर में हम लोग आएंगे, तो इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप। सबसे पहले हम लोग कार्बन ले लेते हैं। कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, क्या हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आप क्या लीजिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए आप, सल्फर। सल्फर नॉन मेटल है, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, सल्फर नॉन मेटल है। नेक्स्ट आप एग्जांपल ले लीजिए कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा NO2। कोई दिक्कत? तो हम लोग जानना क्या है कि इसका ऑक्साइड का नेचर कैसा है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स
ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। कोई दिक्कत? एसिडिक इन नेचर, याद रखिएगा इस पॉइंट को। मेटल से अगर ऑक्साइड बना है तो वो उसका नेचर बेसिक होगा, अगर नॉन मेटल से ऑक्साइड बना है तो उसका नेचर क्या होगा, हमारा एसिडिक होगा। मेटल से ऑक्साइड बना है इसलिए बेसिक नेचर, नॉन मेटल से ऑक्साइड बना है इसलिए एसिडिक नेचर। मेटल्स में कुछ एग्जाम्पल है जो सिर्फ एसिडिक नेचर फॉर्म करता है। क्रोमियम और मैग्नीज जो होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। और एक हम लोग पढ़े एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड को कहते हैं जिसमें जो एसिडिक नेचर ही फॉर्म करता है और बेसिक नेचर ही फॉर्म करता है। एसिडिक नेचर ही फॉर्म करता है और बेसिक नेचर ही फॉर्म करता है। तो इसमें 3 एग्जाम्पल आता है हमारा, 3 ही एलिमेंट है, 3 मेटल्स है, एल्युमिनियम, लीड एंड जिंक। ये तीनों के साथ अगर आप एक ऑक्साइड देखेंगे तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा कि इसका एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है। तो हम लोग लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल से हम लोग लेबोरेटरी में उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम लोग आज पढ़ें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ें कि मेटल्स कौन सा एलिमेंट मेटल्स कहलाता है, कौन सा एलिमेंट्स नॉन मेटल्स कहलाता है, किस एलिमेंट्स को हम लोग मेटल्स कहेंगे, मेटल्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है, वो हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है, कैसा होता है, ये सब हम लोग जान गए आज। क्लियर है पॉइंट? अब लास्ट में हम लोग सिर्फ जाने उसका ऑक्साइड नेचर। कोई भी मेटल्स को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, जो उसका ऑक्साइड बन रहा है उसका नेचर क्या है वो जाने। उसके बाद कोई नॉन मेटल्स को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो उसका नेचर क्या है वो जान गए। तो उसके बाद हम लोग ये जान गए कि मेटल्स जो होता है वो हमेशा बेसिक नेचर का होता है। मेटल से जो ऑक्साइड बनती है वो हमेशा बेसिक नेचर की होती है, और नॉन मेटल से जो ऑक्साइड बनती है वो हमारी एसिडिक नेचर की होती है। मेटल से जो ऑक्साइड बनती है वो 2 है जो एसिडिक नेचर की हो जाती है, क्रोमियम और मैग्नीज। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है, वो एसिडिक नेचर का भी होता है और बेसिक नेचर का भी होता है। ये 3 मेटल से हैं, एल्युमिनियम, लीड एंड जिंक। ये तीनों का जब ऑक्साइड बनता है तो इसको हम लोग टेस्ट करना पड़ता है कि वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। ऐसे तो जनरली हम बता देंगे, और सब एलिमेंट होगा तो हम लोग बता देंगे कि वो कैसा है और कैसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये कर लीजिएगा, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, इसको टेस्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप यहाँ पर पोटेशियम का एग्जाम्पल ले लीजिए। पोटेशियम का क्या हो जाएगा, K2O। क्लियर है? यहाँ पे एल्युमिनियम बाय मिस्टेक लिखा गया था, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि एल्युमिनियम जो है मेरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एल्युमिनियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो बनेगा उसको हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि वो बेसिक नेचर का है। उसको पहले हम लोग को टेस्ट करना पड़ेगा कि ये एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, क्योंकि एल्युमिनियम, लीड और जिंक जो होता है ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्लियर है पॉइंट? कोई